नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरीके से आपके साथ आज कई सारी खबरें आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आजकल जो फ्लेवर चल रहा है दिल्ली के चुनाव का लेटेस्ट अपडेट और उस पर जुड़ी हुई सारी कहानियां आपको बताएंगे और उस पर हमारे मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। दिल्ली का चुनाव अब दिलचस्प से होता हुआ मजेदार पे पहुंच गया है। दिल्ली में रोज नित नई घोषणाएं हो रही हैं और उन घोषणाओं पर विरोधियों के जो जवाब आते हैं वाकई मजेदार होते हैं। अब आम आदमी पार्टी दिल्ली के चुनाव में हर लिहाज से चुनाव में उतरने में, कैंपेन लॉन्च करने में, अपना एजेंडा बताने में, कैंडिडेट डिक्लेयर करने में बीजेपी और आम आदमी पार्टी से आगे रही। दूसरे नंबर पर आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी रही, बल्कि मैं तो कहूंगा कांग्रेस रही, क्योंकि कांग्रेस ने भी कम से कम अपनी गारंटियां पहले लॉन्च कर दी थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, जिसने कल अपने मैनिफेस्टो का पहला फेज लॉन्च किया है। 3 चरणों में भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प पत्र लॉन्च होना था, उसका पहला चरण कल पूरा हुआ है। अब कल जो बीजेपी ने वादे किए मैं बताऊं आपको, उससे पहले इस पर केजरीवाल जी का रिएक्शन देखना मजेदार है। ये पहले आप ये सुनिए बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से जो पोस्ट हुआ कल इस कैंपेन लॉन्च के वक्त, कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर न केवल मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी, बल्कि और उनको और ज्यादा प्रभावी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा। मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। इस पर केजरीवाल जी ने जवाब लिखा कि यह बीजेपी का संकल्प पत्र नहीं बल्कि केजरीवाल पत्र है, कि दिल्ली में केजरीवाल की योजनाएं को जारी रखेंगे। बीजेपी कह रही है केजरीवाल वाले सारे काम करने के लिए बीजेपी को वोट दो। अरे केजरीवाल वाले सारे काम तो केजरीवाल ही अच्छे से करेगा ना, फिर बीजेपी को वोट क्यों देना? अब अगर आप लॉजिकली सोचें तो बात तो केजरीवाल ठीक ही कह रहे हैं। अगर बीजेपी के पास अपने मैनिफेस्टो में वही कुछ है बताने के लिए जो केजरीवाल ऑलरेडी वादा कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो फिर लोग ओरिजिनल के पास जाएंगे, डुप्लीकेट के पास क्यों? ऐसा बीजेपी कहती है जब कोई हिंदुत्व की बात करता है कि हिंदुत्व वाले ओरिजिनल तो हम हैं, दूसरे वाले के पास क्यों जाना? अब वो बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या है ऐसा जो अरविंद केजरीवाल के संकल्प पत्र से अलग है, नया है, डिफरेंट है? उसमें कोई नया अट्रैक्शन है? बीजेपी ने कहा हम हर किसी को 2500 रुपए महीना देंगे। अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं मैं 2100 रुपए दूंगा। इन्होंने कहा हम सिलेंडर पर 500 रुपए का सब्सिडी देंगे, होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देंगे, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देंगे, आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू करेंगे और अब 10 लाख रुपए का बीमा मिलेगा सभी लोगों को। बुजुर्गों को 3,000 महीना पेंशन देंगे। गरीबों के लिए अटल कैंटीन की योजना लॉन्च करेंगे जिसमें बहुत सस्ती दर पर आपको खाना मिलेगा। आम आदमी पार्टी 2100 रुपया महिलाओं को, बुजुर्गों को संजीवनी योजना के तहत गरीब इलाज, पुजारी ग्रंथियों को 18,000, स्टूडेंट को फ्री बस, मेट्रो में आधा किराया, बिजली के गलत बिल माफ, बिजली पानी फ्री, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा, ऑटो चालकों को 10 लाख का बीमा। आप यहां मैच नहीं कर सकते केजरीवाल को। फ्री की घोषणाएं करने में आप केजरीवाल का हाथ नहीं पकड़ सकते। वो तो रोज एक घोषणा करते हैं। आज भी उन्होंने एक घोषणा की है कि दिल्ली में मैं जो ये फ्री बिजली पानी देता हूं, इसका लाभ किराएदारों को नहीं मिलता, जिनका अपना मकान है, जिनके अपने नाम पर मीटर है, उनको मिलता है। मैं अब इसका लाभ किराएदारों को भी दूंगा। अब ये अपने आप में बड़ी अट्रैक्टिव स्कीम है अगर आप समझें इसको तो, क्योंकि दिल्ली में वाकई बहुत सारे लोग इस स्कीम से इसलिए वंचित होते हैं क्योंकि मीटर तो मकान मालिक के नाम पर लगा हुआ है। तो मैं आपको कुछ और बयान अभी सुना रहा हूं। अरविंद केजरीवाल के 2-3 बयान हैं। एक नई कंट्रोवर्सी ये हो गई दिल्ली में कि आज आम आदमी पार्टी ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की स्क्रीनिंग रखी हुई थी। अरे मुझे भी कल सर फोन आया था उसका। विजय जी हमारे साथ हैं, आ जाएंगे। समीर चौंकर साहब, आगे स्वागत आपका। मुझे भी फोन आया कि ये डॉक्यूमेंट्री हो रही है, आप आएंगे? मैंने कहा जी मेरा तो प्रोग्राम है दिल्ली में, यही हम 4 डॉक्यूमेंट्रियां रोज डिस्कस करते हैं, तो नहीं आ पाऊंगा। आज पता लगा पुलिस ने उस पर रोक लगा दी, उसकी स्क्रीनिंग पे। ये विवाद खड़ा हो गया। केजरीवाल कह रहे हैं क्यों अब आप एक पिक्चर भी हमको दिखाने नहीं देंगे? वो कंट्रोवर्सी, उसको भी सुनिएगा। हाँ, उनकी जेल यात्रा के ऊपर बनी हुई है। एक तीसरी कंट्रोवर्सी भी है। मनीष सिसोदिया जी ने अपना एफिडेविट दिया नॉमिनेशन फाइल करते वक्त। उसमें उन्होंने बताया कि मैंने अपने बच्चे की विदेश में पढ़ाई के लिए कर्ज लिया है। अब कर्ज उन्होंने किसी बैंक से नहीं लिया, कर्ज उन्होंने 3 व्यक्तियों से लिया। अब बीजेपी वाले पूछ रहे हैं कि आप तो शिक्षा मंत्री हैं, विदेश में पढ़ाइए, कहीं भी पढ़ाइए, आपका काम है ये। लेकिन जैसे लाखों लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन लेते हैं, वैसे आपने लोन क्यों नहीं ले लिया किसी बैंक से? आपने कौन से इंडिविजुअल से बैंक लिया? इंडिविजुअल से बैंक कर्ज लेता है तो उसमें ब्याज भी नहीं होता, और कोई बहुत सगा होना चाहिए जो आपको लाखों रुपए का कर्ज भी दे दे। तो वो कौन लोग हैं, ये पूछ रही भारतीय जनता पार्टी। इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स हैं, सुनिए। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि हम भी केजरीवाल की तरह फ्री की रेवड़ी देंगे। अभी तक मोदी जी ने जब जब कहा कि फ्री की रेवड़ी सही नहीं है,
मोदी जी कहें कि मैंने गलत बोला था, केजरीवाल सही था। तो जब केजरीवाल का ही सारा काम करना है तो फिर केजरीवाल का काम करने के लिए बीजेपी को क्यों लाया जाए? केजरीवाल का काम तो केजरीवाल ही ज्यादा सही करेगा। कि आपके पास क्या विजन है, आप नया क्या करोगे? आपके पास दिल्ली का क्या विजन है? आपके पास दिल्ली की क्या प्लानिंग है? कोई प्लानिंग नहीं है इन लोगों के पास। जब उनकी सरकार ही नहीं बन रही, उनको भी पता है उनकी सरकार नहीं बन रही, तो थोड़ा सा यार विजन थोड़ा बड़ा रखते, 2,500 की जगह 5,000 दे देते। मैं जहां भी जाता हूं तो किराएदार मेरे को घेर लेते हैं, कहते हैं जी आपके अच्छे स्कूल हैं, उसका बेनिफिट हमें मिल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक का मिल रहा है, अस्पतालों का मिल रहा है, फ्री बस सेवा का मिल रहा है, फ्री तीर्थ यात्रा का मिल रहा है, लेकिन आपके फ्री बिजली और पानी का बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा। तो मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि चुनाव के बाद, हमारी सरकार बनने के बाद, हम ऐसी योजना लेके आएंगे और ऐसा वो बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे जिससे किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो। तो मैं सभी किराएदारों को बधाई देना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा कदम होगा। दिल्ली में अधिकतर पूर्वांचल के किराएदार आते हैं, पूर्वांचल से लोग आते हैं जो किराए पे रहते हैं और बहुत गरीब होते हैं। मैंने देखा एक एक बिल्डिंग में 100-100 लोग भी रह रहे हैं। आम आदमी पार्टी पर एक फिल्म बनी है, इस फिल्म को आज हमने पत्रकारों को देखनी थी, उनके लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी इस फिल्म की। आज सुबह ही पुलिस ने वहां पहुंच के उसकी स्क्रीनिंग रुकवा दी और कहा कि ये स्क्रीनिंग नहीं की जा सकती। किसी भी कानून में, ये प्राइवेट स्क्रीनिंग थी, ये कोई पब्लिक स्क्रीनिंग नहीं थी। किसी भी कानून के तहत ये अलाउड नहीं है कि पुलिस इस तरह से कोई फिल्म की स्क्रीन, ये कोई इलेक्शन का कैंपेन नहीं था। निश्चित रूप से बीजेपी के लिए हम आपदा हैं। बीजेपी दिल्ली में ना कोई नेता बता पा रही है लोगों को कि साहब देखो हम इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। उनके पास में गाली गलौज नेता हैं, महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, पैसे बांटते हैं, साड़ियां बांटते हैं। तो अब बीजेपी के ऊपर आपदा आई हुई है कि भाई किसको, अरविंद केजरीवाल के सामने किसको खड़ा करें कि कौन। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नववर्ष चढ़ते ही पूरे भारत के और खास करके दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ा तोहफा, एक बहुत ही बड़ी भेंट दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के यानी कि 8th पे कमीशन के गठन की मंजूरी दे दी है। और अगर सिसोदिया भी लोन लेते हैं अपने बच्चे के लिए, अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे पढ़ लिख के अच्छे बने, कम से कम शराब का काम ना करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। 1.5 करोड़ का लोन है शिक्षा कर्ज, पर जब हम उसकी डिटेल में जाते हैं तो वो 1.5 करोड़ का कर्ज दिया किसने है? बैंक ने नहीं दिया है, किसी संस्था ने नहीं दिया है, वो व्यक्तिगत मित्रों ने दिया है। देने वाले जो सज्जन हैं वो एक श्रीमान कोई रोमेश चंद्र मित्तल है, लोन देते हैं, बिना किसी लालच के देते हैं, बिना किसी इंटरेस्ट के देते हैं, और ज्यादा नहीं है। तो ये सारे जितने मुद्दे आज के नए मुद्दे हैं दिल्ली के, सब आपने सुन लिए। एक मैं आपको बताना भूल गया था, बांसुरी स्वराज जी ने जो जिक्र किया, केंद्र ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है, जिसकी जो सिफारिशें होंगी 2026 में लागू हो जाएंगी। तो ये भी एक बड़ी घोषणा मानी जा रही है। इस पर केजरीवाल ने एतराज किया है कि अब चुनाव आचार संहिता चल रही है, कैसे केंद्र सरकार ऐसी स्कीम का ऐलान कर सकती है? ये दिल्ली है, लाखों कर्मचारी दिल्ली में रहते हैं केंद्र सरकार के, उन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन पहले अभी तक जो मुद्दे चल रहे हैं, बीजेपी के कल के घोषणा पत्र के सामने आने के बाद केजरीवाल कह रहे हैं केजरीवाल पत्र है ये, बीजेपी ने कुछ नया ऑफर नहीं किया। देखिए, केजरीवाल तो रेवड़ी कल्चर के जनक माने जाते हैं उत्तर भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर। तो उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, उनकी जो सारी घोषणाएं रही, और फिर अभी 10 साल हो गए, अब तीसरा जब उनका आया तो उन्होंने ऐसे कोई चीज़ नहीं छोड़ी कि भारतीय जनता पार्टी को लगे कि केजरीवाल ने ऐसी घोषणा दी कि ये हम दे दे,
तो निश्चित रूप से तय था कि जो भी भारतीय जनता पार्टी घोषणा करेगी वह केजरीवाल की जो घोषणा है उससे आगे ही होने वाली है, उससे अलग बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया उसमें 2-3 बातें बहुत अच्छी जिक्र की जो शायद केजरीवाल नहीं कर पाए। जैसे गरीबों के लिए 5 रुपए में भरपेट भोजन, ये एक अच्छी योजना। अटल कैंटीन जो की है एक बहुत अच्छी योजना है कि 5 रुपए में आपको नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं मोदी जी कम से कम ये तो कहें कि रेवड़ी गलत नहीं है। नहीं, हाँ, ये मतलब ये कहना चाहिए कि गलत नहीं है। और ये ऐसा नहीं कि दिल्ली में ही भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसके पहले आप देखो अगर महाराष्ट्र का चुनाव होगा तो वहां भी घोषणा हुई है, मध्य प्रदेश के अंदर हुई है, हरियाणा में हुई है। तो ये जो कल्चर जो चला आ रहा है कि भाई महिलाओं को देना, युवाओं को देना, उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने आगे अपनी बात को बढ़ाया। लेकिन अरविंद केजरीवाल की समस्या है कि अरविंद केजरीवाल 21 रुपए दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने 25 रुपए दिया है। भारतीय जनता पार्टी 2 सिलेंडर त्योहार पे फ्री भी देने वाली है, 500 रुपए की सब्सिडी सिलेंडर पे देने वाली है। बाकी जो अन्य घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने करी है, मुझे लग रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बेहतर है। अब केजरीवाल आज जिस तरीके से केजरीवाल ने कल मेट्रो की घोषणा की थी, आज केजरीवाल ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कह दिया कि किराएदारों को भी मैं फ्री बिजली पानी दूंगा। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से वो 2 दिन से घोषणा कर रहे हैं, कल फिर वो नई घोषणा। आपने ऐसे कहा बड़ा मुश्किल है केजरीवाल को फ्री की घोषणाओं में उसका मुकाबला करना, लेकिन फिर भी बीजेपी का जो घोषणा पत्र है, वादे हैं, अट्रैक्टिव है, वो अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छा है, अलग हटके है। केजरीवाल के सामने आपने अट्रैक्टिव घोषणा की है, बड़ी बात। बिल्कुल। ऑलराइट विजय जी। अच्छा, राशिद गिदवई साहब भी आ गए प्रोग्राम में। सर बहुत स्वागत है आपका। भोपाल से हमको पता लगेगा आज दिल्ली में क्या हो रहा है। नहीं, दिल्ली में पता चलेगा दिल्ली में क्या हो रहा है। ठीक है सर। बीजेपी इस बार अब क्योंकि कैंपेन को काफी दिन हो गए, जिस तरीके से लड़ा जा रहा है, अब तो घोषणाओं में भी सब लोग खुल के आ गए हैं। आपको लग रहा है बीजेपी इस बार करो मरो के मूड में लड़ रही है चुनाव? नहीं हो पाया जो 93 के बाद से, इस बार होगा तो होगा। कोशिश तो यही है। हालांकि जितनी घोषणाएं हो रही हैं इससे साफ हो गया कि बिडिंग फॉर वोट्स है। बिडिंग फॉर वोट्स है। हाँ, अब वोट के लिए बिडिंग कर रहे हैं। आप कितना करते हैं, हाईएस्ट बिडिंग जो करेगा उसको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन बिडिंग में बहुत टाइट वो हो रहा है, कंपटीशन है। और ये भी साफ हो गया कि अब इस पर चर्चा करना बेकार है कि रेवड़ी बांटी जाए कि नहीं बांटी जाए। वैसे ही सर्दी का मौसम है, दिल्ली में रेवड़ी चलती है बहुत। तो ये बहस बंद हो, आज के बाद ये बहस बंद हो जानी चाहिए। और बहस तो मेरे ख्याल से उस दिन बंद हो जानी चाहिए जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई हम केजरीवाल जी की सारी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे। जो भी, वो भी तो फ्री बीज वाली थी। तो वो एक बड़ा कंपटीशन हो गया है। और ये आपने जो बात कहा वो बिल्कुल ठीक है कि जब बीजेपी कहती है कि भाई हिंदुत्व के असली ठेकेदार, मतलब असली हम रूप है लड़ाई लड़ने वाले, तो दूसरे क्यों आए? तो केजरीवाल जी भी कह रहे रेवड़ी हम बांटने वाले असली आदमी हैं। अभी समीर जी ने भी कहा जनक हैं वो, तो फिर उनके मुकाबले में किसी और को क्यों आना? जब रेवड़ी खानी है तो उनकी खा लें, उसमें ज़्यादा गुड़ है कि नहीं है ये देखेंगे कैसा है। लेकिन मुश्किल ये है कि आप कंट्रास्ट देखिए कि दिल्ली जो है, गोवा और सिक्किम को छोड़ दें तो देश का सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम वाला शहर है, राज्य भी है। पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, बेरोजगारी सबसे कम है, महंगाई कंपैरेटिवली कम है। तो फिर ये फ्री बीज की योजनाओं की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्या कोई बहुत मांग हो रही है इस बात को लेकर? लेकिन आप खुद ही फ्री में बांटने में लगे हुए हैं। अभी एक योजना की और चर्चा हुई, अटल कैंटीन की 5 रुपए में योजना शुरू की गई। तो 5 रुपए की अटल कैंटीन योजना की क्या जरूरत है? जब आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज बांट रहे हो, तो ये कैंटीन की योजना किसके लिए है? किसको आपको खाना खिलाना, जब पहले ही आप 5 किलो अनाज उनको दे रहे हो? फिर इन योजनाओं का वो देखिए बैकअप कि क्या मतलब ये होता मिलेगा। ये 5 रुपए में पका पकाया मिलेगा, वो कच्चा होता है। लेकिन ये है कि क्या वो सिलेंडर भी दे तो रहे, क्या सब पूरा हो रहा है? सिलेंडर की योजना हुई राजस्थान में, 350 रुपए में की सब्सिडी की बात हुई थी, बीजेपी ने की थी, नहीं मिला। कांग्रेस ने ओपीएस की योजना की बात की थी हिमाचल में, वो नहीं हुई। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 1000 रुपए महिलाओं को देने की बात की थी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आप कह रहे हैं। हाँ। कि ये जितने भी चांद तारे आसमान जो वादा लेकर कर आ रहे हैं, क्या वो देने को तैयार है? दे नहीं पाते जीतने के बाद उसको स्क्रूटनाइज किया जाए या फिर लायबल किया जाए। बट फिर भी आप मान रहे हैं बीजेपी मुकाबले में आ गई ना? हाँ, मुकाबले में आ गई। लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, देखिए मुकाबला क्या है ये तो देखिए, माले मुफ्त दिले बेरहम। भाई ये पैसा किसका है जो योजनाओं में खर्च करने की बात आती है? और यहाँ के ऊपर जो सत्ताधारी दल, मतलब जो जिसके केंद्र में सरकार होती है, उसके पास बहुत ज्यादा मतलब फंड्स होते हैं। और वो फंड कहाँ से आ रहे हैं? वो जनता जनार्दन से ही आ रहे हैं। जो हमारा जीएसटी का कलेक्शन है उसकी तो संख्या भी सरकार अब बनाने में हिचकती है, क्योंकि लाखों करोड़ रुपया जो है भारत सरकार के पास में आ रहा है। और वो उस योजना का जो जितना जीएसटी क्या होता है, 5 रुपए का पार्ले जी आदमी खरीदता है उसमें भी जीएसटी भरता है हर आदमी। अब ये कोई नहीं है कि इनकम टैक्स का सौरभ
कि केवल इनकम टैक्स वाले जो हैं वो देश के लिए विकास में, प्रगति में, तरक्की में उन्नति कर रहे हैं। ये गरीब, जो गरीब से गरीब आदमी है वो भी जीएसटी भर रहा है। अब उसकी जितनी भी आमदनी होता है उसका 18%, 20% जो है उसका जीएसटी भरने में जा रहा है। और सरकार जो है उसमें उसी वर्ग में से एक लिमिटेड लोगों को किसी ना किसी नाम पे योजना, जिसकी बात हमारे विजय भाई बता रहे थे, भी नहीं वो दे रही है। अब जो राज्य क्षेत्रीय दल हैं या जो दूसरे विपक्षी दल है, वो अगर उनके पास तो उनके पास जीएसटी फंड्स नहीं है, वो कैसे देंगे? केंद्र और स्कीमें तो राज्य की है, स्कीमों में सेंटर थोड़ी देने वाला है। नहीं, राज्य की स्कीम होती है, लेकिन फंड, मेरा कहने का मतलब है सरकार के पास फंड होता है, तभी तो सरकार दे रहा है। आप कह रहे हैं कि ये अभी जो विजय भाई कह रहे थे कि हिमाचल सरकार नहीं देख पा रही, फलानी सरकार नहीं दे पा रही, क्योंकि उनके पास वैसे फंड्स नहीं है। उन्हें तो जीएसटी का जो प्रोपोर्शन, जो एक हिस्सा मिलता है, वो हिस्से में उनकी भरपाई नहीं हो पाती है। मैं ये एक डिस्टिंक्शन ये कर रहा हूं, मान ले भाजपा भी जीत जाती है तो भाजपा को तो दिल्ली के रेवेन्यू के शेयर में से देना है ना, सेंट्रल पूल में से थोड़ी, सेंट्रल पूल में से थोड़ी देंगे पैसे। लेकिन ये मैं ये कह रहा हूं, जनता से खुलेआम छल हो रहा है। आपके प्रोग्राम के माध्यम से ये संदेश जाना चाहिए, ये पैसा कोई ना नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आ रहा है, ना अरविंद केजरीवाल की, आपकी जेब से जा रहा है। बिल्कुल सही, आपकी जेब से जा रहा है, और जो सबसे ज्यादा गरीब है उसकी जेब से भी जा रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट सर ने कहा कि हम क्या चुनाव को यहां तक ले आए हैं इस स्तर पर कि भाई जो मतलब बोली लग रही है खुलेआम, है ना, ये तो तुम 2100 में 2500, तुम्हारा 300 गैस सिलेंडर, मेरा 500 का, मेरा 500 भाई जो लोग लाइन लगा के वोट दे रहे हैं उनके बारे में भी तो कुछ कहिए। क्या कहें? अरे सर, गरीब देश है अपना, वाकई अगर आप तिजोरी खोल के बैठ जाओगे तो मैं उनको कैसे दोष दे दूं? सौरभ साहब, बड़े अदब से मैं आपसे कहूंगा, देखिए गरीब होने में और बुद्धिमानी में कोई वो नहीं है ना, उसके लिए कोई पढ़ा लिखा। देखिए कॉमन सेंस इंसान को सबको पता है। आपको ये पता करना चाहिए पैसा कहां से आ रहा है। ये पैसा आपका पैसा है। लेकिन इसमें एक बात और जोड़ दूं मैं, कि हम लोग है ना इस पे बहुत चर्चा करते हैं फ्री बीज पे। मैं कह रहा हूं देश भर की फ्री बीज कुछ भी नहीं है। नहीं, फ्री बीज में जो भी पैसा सरकार का या टैक्स का खर्च हो रहा है उसको जोड़ लें तो जो एनपीए में आप पैसा माफ कर रहे हैं बड़े लोगों का, सौरभ जी के मित्र हैं, बहुत सारे लोग नाराज होंगे, तो उसका हिसाब लगा लीजिए और फ्री बीज को कर लीजिए। तो उनके वो उसको फ्री बीज क्यों नहीं बोलते आप एनपीए को? चुनाव तो यूपी में भी होना है, भले एक सीट का होना है, लेकिन अखिलेश यादव कह चुके हैं कि ये मिल्कीपुर जो अयोध्या की एक विधानसभा सीट है, इसका उपचुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव है। देश में इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट कहीं कोई चुनाव होगा तो वो मिल्कीपुर का, बकौल अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि इसकी तो बाकायदा इस पर स्टडी होनी चाहिए, मिल्कीपुर में जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है। योगी जी ने अपना सब कुछ झोंक दिया इस सीट पर, क्योंकि जितना उनका उपहास उड़ाया गया लोकसभा फैजाबाद अयोध्या हारने के बाद, वो हम लोग सब जानते हैं। और अब ये थोड़ा चैलेंज जो है अखिलेश यादव को है कि आप ये विधानसभा बचा करके दिखाइए। और अगर ये दोनों तरफ से सोचें, ये सीट अगर भाजपा जीत गई तो वो सारी लोग, आप हार गए थे, अयोध्या हार गए थे, वो सारे उलाहने जो हैं वो लोग भूल जाएंगे। ये याद रखा जाएगा कि आपने उपचुनाव जीत लिया। और अगर अखिलेश यादव ये सीट दोबारा जीत गए तो अभी जो वो उपचुनाव में उनकी किरकिरी हुई है, 9 में से 7 सीट वो हार गए, वो सब भूल जाएंगे। ये याद रखा जाएगा कि अयोध्या की सीट देके फिर भी सभा निकाल करके लेगी। तो ये लड़ाई तो वहां पर चल रही है। इस सब के बीच कुंभ को लेकर एक बड़ी मजेदार घटना हुई। अखिलेश यादव सुना रहे हैं वो किस्सा, आपको मैं उनका बयान सुनाता हूं। प्रयागराज में जगह जगह, अब आप किसी भी शहर में जाइए तो वहाँ की जो स्थानीय जो निगम होता है वो अपने प्रचार के लिए हर जगह अपना नाम लिखता है कि भाई ये फलाना फलाना कानपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इलाहाबाद, ऐसे ऐसे। तो यहाँ प्रयागराज शहर का नाम हो गया है, तो लिखा जा रहा था सब जगह प्रयागराज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। कुंभ के आसपास सारे खंभों पर लिखा जाना था प्रयागराज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अथॉरिटी, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, कि वो सब ये काम ये अथॉरिटी करवा रही है। अब खंभा तो कितना आएगा खंबे पे लिखने में, तो शॉर्ट फॉर्म कर दिया गया प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी का पीडीए तो अखिलेश जी का है। तो अखिलेश जी ने मजे ले लिए योगी जी के। उन्होंने कहा कि देखिए सब जगह योगी जी ने हमारा प्रचार करवा दिया, सब हर खंबे पे पीडीए लिखवा दिया। बाद में जब लगा कि अरे ये तो वो वाला पीडीए बन गया अखिलेश वाला, तो फिर सब मिटवाए भी गए। सुनिए अखिलेश यादव को। ये चुनाव पारदर्शी हो और पारदर्शी उदाहरण पेश करे सरकार कि ये फेयर इलेक्शन हो रहा है। सच्चाई तो ये है कि मिल्कीपुर में भी इनके पैर उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी पीडीए परिवार का है, वो लड़ने जा रहा है, वो मुकाबला कर रहा है। पिछले कई दिनों से काम हो रहा है, हमारा ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। बस हमारे ही रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चलेगी, उस पर दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब भी उन्हें विकास के रास्ते पे चलना पड़ेगा तो हमारे ही रास्ते पर, ये पीडीए के रास्ते पर है। और देखिए पीडीए का कमाल क्या हुआ, कुंभ के मेले में हर खंबे पे पीडीए लिख गया।
आप पता करिए, आप जानते होंगे हर खंबे पे पीडीए लिखा हुआ था। तो बताओ प्रभु श्री राम ने करा ये कि नहीं किया? बाद में जब सरकार को पता लगा तो हटवाने में लग गए, क्योंकि पीडीए का मतलब जो बीजेपी के अधिकारी को पता ही नहीं था, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी। सोचिए हमारा कितना प्रचार किया कुंभ में, अब सुना है कि सब हटवा दिए गए सरकार ने। सोचो ऐसी सरकार है। तो राजनीति में ऐसे कुछ आनंद के लम्हे भी आ जाते हैं जो हुआ ये, चले खैर। लेकिन चुनाव मिल्कीपुर में है और मिल्कीपुर में अब देश का सबसे बड़ा चुनाव है नहीं, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन है दोनों खेमों की नाक का सवाल, नाक और मूछ का सवाल है। भले मुझे कोई नहीं रखता, ना अखिलेश जी ना योगी जी, लेकिन सर समीर साहब, यूपी का चुनाव हो गया मजेदार। निश्चित रूप से 2027 विधानसभा के पहले ये आखिरी उपचुनाव होने वाला है मिल्कीपुर का, और मिल्कीपुर का में अखिलेश यादव का भी सब कुछ दांव पे लगा और योगी आदित्यनाथ का भी सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। देखिए योगी आदित्यनाथ से ज़्यादा इस समय अखिलेश यादव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ ने 2 जो उपचुनाव हुए थे उसमें 7 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी को एक राहत दी है, लेकिन अयोध्या की जो फैजाबाद की जो लोकसभा की जो सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, और जिस तरीके से अवधेश प्रसाद जो वहां से सांसद बने वो अखिलेश यादव लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक चिढ़ाने का काम कर रहे थे कि हमने अयोध्या को जीत लिया है, अब उन्हीं अवधेश प्रसाद जो मिल्कीपुर से पहले विधायक थे जो सांसद बने, उनके बेटे अजित प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। तो ये वहां के स्थानीय सांसद के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि अपने बेटे को चुनाव जितवाना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा उम्मीदवार दिया है, चंद्रभान पासवान को टिकट दिया है, पासी कम्युनिटी से आते हैं और बहुत अच्छा टिकट भारतीय जनता पार्टी का रहा है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से जो 9 उपचुनाव हुए थे उसकी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली थी, उससे ज्यादा जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने, मुझे लगता है, मिल्कीपुर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। और योगी आदित्यनाथ आपको लगता है नया चुनाव नया समीकरण होगा या मोमेंटम योगी के साथ है? निश्चित रूप से योगी के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लग रहा है कि जो प्रायश्चित वोट का जो मैंने एक बार जिक्र किया था वही मिल्कीपुर में होने वाला है। मिल्कीपुर से अयोध्या सीट जो भारतीय जनता पार्टी हार गई, फैजाबाद लोकसभा सीट जो हार गई जिसमें अयोध्या का मंदिर है, और अब जो बात वहां पे मतदाताओं को शायद ये लग रहा होगा कि हमसे एक ऐतिहासिक गलती हुई है अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को फैजाबाद में हराकर, तो मुझे लग रहा है कि मिल्कीपुर इस बार समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल सीट होगी। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कभी जीती नहीं है, पहले भारतीय जनता पार्टी जीती है और इस बार मुझे लग रहा है दोनों बातों का देखिए एक उसका एक दूसरा आर्गुमेंट है। देखिए लोकसभा का चुनाव हुआ, बड़े जोर शोर से चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश से सारी निगाहें थी, 75 सीट की बात हो रही थी, 70 पार की बात हो रही थी, और अयोध्या का भी चुनाव हार गए, वो इतिहास में दर्ज है, अब उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। उपचुनाव होते रहे, उपचुनाव में अगर मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ तैयारी के साथ जा रहे हैं, पूरी फील्डिंग करके जा रहे हैं, नहीं तो पहले चुनाव हो जाता, पहले भी एक राउंड चुनाव हुआ, मिल्कीपुर का चुनाव क्यों नहीं हुआ? यही उन्होंने मामला था ना। हाँ? कोर्ट में मामला था। नहीं, ये तो कहने की बात होती है, वो चुनाव करना चाहती तो सरकार वो से स्टे हटवा लेती। देखिए वो अपनी तैयारी से जा रहे हैं और अगर वो जीते तो भी उस बात की कोई भरपाई नहीं होगी। दूसरी बात, मैं सौरभ मानता हूं कि चुनाव को हमें इन सब चीजों से, मुद्दों से अलग रखना चाहिए। देखिए विंस्टन चर्चिल चुनाव हार गए थे जब पूरा ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता था, लेकिन उसके बाद चर्चिल जो उसके नायक थे वो चुनाव हार गए थे। तो चुनाव हारने से और जो मुद्दे होते हैं उनका कोई बीच का नहीं, ठीक है, कोई आसमान नहीं टूट पड़ रहा, लेकिन जिस तरीके से फैजाबाद के जो नवनिर्वाचित सांसद थे उनको राहुल जी और अखिलेश जी ने फ्रंट पे बिठाया, वो चिढ़ा रहे थे ना। हाँ, बता रहे थे उनको फैजाबाद का राजा कहा, ये देखिए फैजाबाद के राजा है, अयोध्या के राजा है। और मैं एक लाइन जोड़ देता हूं, मिल्कीपुर की जनता ये भी इससे वो कसक नहीं दूर होगी, इससे वो कसक नहीं दूर होगी। ये तो दिल को बहलाने के लिए अच्छा ख्याल होगा कि चलिए हमने असेंबली जीत ली, लेकिन असेंबली का उतना कोई महत्व नहीं है। बात तो मैं बता रहा हूं जो प्रतिष्ठा में, ये एक मिल्कीपुर की जनता ये भी देखेगी कि जिसको उन्होंने सांसद बनाकर दिया है वो एक बार भी राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गया, वहां का सांसद नहीं देखने गया कि वहां व्यवस्था भी देख सकती है कि पहली पंक्ति में बैठे रहते हैं लोकसभा में, रखेगी कि हमारा सांसद कैसा है जिसको हमने फैजाबाद से भेजा है। जब राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल हो गए तो उसके आयोजन में भी वो नहीं जा रहा है। तो मुझे लग रहा है सब देख के जनता वोट करेगी और मुझे लग रहा है परिणाम इस बार भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाएगा। रामचंद्र पासवान वहां से, और सर दूसरा, इसको तो अखिलेश यादव ने कहा देश का सबसे बड़ा चुनाव। नहीं, अखिलेश तो देखिए ये तो चुनाव का प्रचार की बात है, वो हार गए कह देंगे कि साहब उपचुनाव में धांधलेबाजी हुई है, राज्य सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, अनेक आर्गुमेंट दिए जा सकते हैं, ईवीएम तो है ही है। तो मेरा ये कोई बात नहीं, लेकिन मैं समीर जी के माध्यम से जाने, कभी समीर जी कभी आपने कभी देखा है कि भाजपा कभी कमजोर हो रही हो या कभी चुनाव हार रही है? नहीं, बहुत बार बोला सर। अच्छी बात है। विजय जी, अभी कल परसों एक खबर आ रही थी कि जो ओलंपिक के कुछ मेडल्स दिए गए उसमें जो ब्रॉन्ज मेडल थे उसका जो चमक है ना वो खराब हो रही है लगातार। ऐसा मिल्कीपुर में तो नहीं हो रहा कि वो जो ट्रॉफी थी लोकसभा में पहले रो में
उसकी चमक कमजोर होगी इस चुनाव चमक में। कमजोर हो रही है। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये 10 जो लोकसभा के ये विधानसभा के उपचुनाव होने थे उसमें से 9 हुए, एक का जिसका जिक्र रशीद भाई ने भी किया वो उस समय नहीं हुआ, लेकिन योगी जी ने तो पहले दिन से, जब वो 10 थे तो 10 में भी उन्होंने मिल्कीपुर को अपने लिए चुना था कि वो उस कैंपेन को, उस जिम्मेदारी को लेंगे। और मुझे लगता है कि वो इस जिम्मेदारी को लेकर ही इस चुनाव को देखना चाहते हैं। भले ही उससे उसकी भरपाई नहीं हो, लेकिन फिर भी ये भरपाई तो होगी कि अयोध्या भी हार गए, उसके बाद यदि मिल्कीपुर भी हार जाते तब तो चलिए बड़ा ऐसे ही झटका कह लें बड़ा झटका कि लगेगा पहले ना। लोकसभा हारे, अब अगर विधानसभा भी हार गए हाँ तो वो तो और बड़ा वो तो झटका हो किरकिरी जाए, होगी। हाँ, वो फिर ज्यादा किरकिरी है। किरकिरी होगी। और अखिलेश जी के लिए तो ठीक है, वो उस तरह से अरे एक मजेदार टेनिस, वो क्या कहते हैं, वॉली चल रही है कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच में भी। अब अखिलेश जी ने दिल्ली में केजरीवाल जी के ऊपर दाव लगाया कि मतलब मैं इनके साथ हूं, तो पूछा लोगों ने जाके यूपी के बीजेपी कांग्रेस के नेताओं से कि वहां तो आपका साथी ऐसा कह रहा है दिल्ली में, तो उन्होंने कहा भाई यूपी में तो नहीं कह रहे ना। जिस दिन अखिलेश जी यूपी में ये कहते हैं इमरान कि मसूद मैं नहीं हूं कांग्रेस के साथ, उस दिन मुझसे बात करना। उसकी तो लंबी कहानी है जो कांग्रेस और जो पूरी बात करो सर 10 सेकंड। उसके बाद इमरान मसूद नहीं बोला, ठीक कह रहे हैं, उन्होंने यहां कह दिया कि ये नहीं भूलना चाहिए किसी को कि यूपी की जो 43 सीटें हैं, 37 समाजवादी पार्टी की और 6 हमारी, ये राहुल जी का वोट है। वही मैं कह रहा हूँ, दिल को बहलाने का ख्याल बहुत अच्छा है। लेकिन देखिए उसकी भी पूरी की पूरी जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और जितने भी इंडिया अलायंस के घटक दल हैं उनमें बड़ी रस्साकशी चल रही है। अब ये भी बात कहने में सुनने में आई रही है कि जो अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, वो ये जो इंडिया अलायंस के जो गठबंधन के घटक दल हैं, ममता बनर्जी, शरद पवार, सबने दबाव डाला कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, केजरीवाल को देशद्रोही ना बताएं, कांग्रेस जो है अजय माकन। उसके बाद नहीं किया, उसके बाद फिर सबने समर्थन कर दिया, फिर राहुल गांधी नाराज हुए। तो ये सारा का सारा इनका तो देखिए मुझे लगता है कि एक लंबा आपको अब राहुल गांधी किस मूड में है सर? नहीं, मूड तो उनका हमेशा अपबीट होता है। अब आपने देखा ना, सलाम दुआ हो गई वहां के ऊपर। अब आता हूं बिहार पे, नहीं, लेकिन जैसा आप जो बात आपने कही वो मैं इसको इंपॉर्टेंट समझ रहा हूं। सबने मिलकर के पहले कांग्रेस को ये कहा कि यार तुम्हारा साथी है, देखो ऐसा मत करो, फिर सब जाकर के उसी के साथ खड़े हो गए। तो राहुल गांधी को लगा गया ना मेरा बेवकूफ बनाया इन लोगों ने। देखिए ये कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, लेकिन देखिए राजनीति में हमने बहुत बार देखा है और ये कांग्रेस भी इसमें माहिर थी। और होता है विपक्षी दल एक दूसरे का, तो वो क्या करते हैं कि वो टार्जन से फैंटम बनाते हैं। तो ये जो वेशभूषा का होता है बच्चों का, उस तरह का ये काम राजनीति में बहुत होता है। और लेकिन क्या राहुल गांधी को अब लग रहा है कि मुझे अब किसी का लिहाज नहीं करना, तुम मेरे साथी हो नहीं हो, चुनाव है तो मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा, ऐसा? देखिए राजनीति में चुनाव जीतना, राजनीति में ये एक एनजीओ नहीं है। कांग्रेस बार बार दिल्ली में भी यही तर्क दे रही है कि हम एनजीओ नहीं है, हमें केवल हम चुनाव जीतना हमारा लक्ष्य है। जैसे मैं सौरभ आपसे कई बार कहते रहता हूँ कि देयर इज नो सिल्वर मेडल इन पॉलिटिक्स, कि आप हम अच्छी तरह से चुनाव लड़े, हमारे इतने फीसदी वोट आए। तो ये हमेशा ये लूजर आर्ग्यूमेंट होता है जो हम मत प्रतिशत की बात करते हैं। तो यहाँ तो जीतना है। और कांग्रेस के लिए कहना बहुत आसान है कि वो 5 राज्य ऐसे जहाँ कोई एमएलए ही नहीं है, तो ये चीज़ का भी तो आपको संज्ञान लेना होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ी कर दिए। कैंडिडेट के साथ भी कांग्रेस खड़ी है क्या दिल्ली में? दिल्ली में मैं संदीप जी को नहीं, देखता हूँ, राहुल गांधी पदयात्रा पे निकलने वाले हैं भाई। समीर जी के पास जानकारी दिल्ली में राहुल गांधी की पदयात्रा होने वाली है। संदीप दीक्षित के लिए साथ आपको वोट मांगते दिखाई देंगे घर घर जाकर। सोचिए जरा दृश्य आप। हाँ तो वो देखिए, मैं रोज देखता हूँ संदीप जी बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और वो कैंपेन के लिए अपने जा रहे हैं, लेकिन पीछे कोई नहीं दिखाई देता। उनके सामने तो फिर भी लोग होते हैं जो नमस्कार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सीलमपुर की रैली की और आप केजरीवाल पे जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया है सीधे, मतलब तो ये बता रहा है कि राहुल गांधी भी चाहते हैं कि कांग्रेस चुनाव लड़े और अपने पैरों पे खड़ी हो। यहाँ पर 2 विधानसभा चुनाव से आप खाता नहीं खोल पा रहे दिल्ली के अंदर। केजरीवाल के सामने पूरी कांग्रेस आपकी वोट बैंक को लेकर चला गया। तो कांग्रेस को अगर बीजेपी से लड़ना है और अगर 2029 में मोदी को चुनौती देना है तो कहीं तो अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा ना। अरे अभी अगर 2025 के चुनाव से 2029 पर पहुंच जाते हैं बार बार, उनको पहले ये तो लड़ने दीजिए। ये तो शुरुआत करना पड़ेगी। आपको दिल्ली लड़ना पड़ेगा, आपको बिहार लड़ना पड़ेगा, समीर जी को कांग्रेस की फिक्र इतनी क्यों है? 2029 में चुनाव दे पाओगे? समीर जी आपको कांग्रेस की फिक्र क्यों है? आजकल ज्यादा हो रही है उनको फिक्र, पता नहीं ये क्यों हो रही है। देखिए लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरा एक ऐसा सोच है कि जब तक कांग्रेस मजबूत दिल्ली में नहीं होगी, 8-10% के मजबूती लेके नहीं आएगी, तब तक जो है भाजपा के लिए राह आसान नहीं है। इसलिए कांग्रेस का जो, अगर आप गुब्बारे की उपमा दें तो उसमें हवा भरी जा रही है। अच्छा, कांग्रेस का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है? ऐसे तो बीजेपी का भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस में ख्वाहिशमंद कौन है? कांग्रेस में ख्वाहिशमंद कौन है? करते हैं सौरभ जी, आपने एक भी दिन नहीं पूछा कि भाई कांग्रेस का मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन है। आप इसका मतलब सीरियसली नहीं ले रहे पार्टी को।
सर मैं तो सवाल पूछता हूँ, जवाब तो आप लोग देते हैं। आपने कब बताया मुझे कि कौन है कांग्रेस मैं का तो उम्मीदवार? समझता ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ये बाइपोलर इलेक्शन है, मैं इसको है ही बाइपोलर नहीं कांग्रेस इलेक्शन से के। ज्यादा आगे नहीं मानता, Alright, मेरी ठीक। अपनी राय। हमने बात कर ली उत्तर प्रदेश की, दिल्ली के चुनाव की हमने बात की। इस वक्त बिहार में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, वो आपको बता रहा हूं, तस्वीरें दिखा देता हूं आपको। राहुल गांधी आज पटना पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी एक संविधान दिवस में कार्यक्रम एक हो रहा है वहां पर, उसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि आजकल उनका जो एजेंडा है वो संविधान बचाओ, आरक्षण बढ़ाओ, यही उनका एजेंडा है। तो वो इसी सिलसिले में एक वहाँ समारोह हो रहा है, उसमें वो शिरकत करने के लिए गए हैं। और दूसरा ऊपर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये आरजेडी का, लालू यादव की पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन वहाँ पर है। इसके अंदर प्रदेश अध्यक्ष और वगैरह सब लोग चुने जाएंगे और चर्चा यह है कि तेजस्वी यादव को कोई बड़ी अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है पार्टी में। ये चर्चाएं इस वक्त वहाँ चल रही हैं, तो बड़ा कार्यक्रम है उनका। अच्छा, दोनों लोग जो हैं एक ही होटल में। ये तस्वीर मैं जिसका पहले जिक्र किया, लिफ्ट में मिल गए दोनों। अब दोनों घिरे हुए, कैमरे से घिरे हुए हैं। यही तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की थोड़ी बहुत मुलाकात हुई। राहुल गांधी इसी होटल में रुकने वाले हैं और यही ये कार्यक्रम आरजेडी का चल रहा है। तो एक चांस मीटिंग थी जो हो गई उनकी, लेकिन इसके अलावा कोई मुलाकात होगी कि नहीं होगी दोनों की, ये सवाल है। पहले जरा इसमें अगर कहीं कुछ सुनाई देता है तो सुन भी लेते हैं, जरा पूरा तस्वीर देखते हैं। चले तो शोर में कुछ बात हुई भी हो तो सुनाई तो नहीं दे रही, क्या ही बात करेंगे वैसे यहाँ पब्लिक में इतने कैमरों के बीच में। वो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आप याद कीजिए कि जितनी पार्टियों ने दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल के कंधे पर हाथ रखा, उसमें से एक ये भी है, आरजेडी भी है। लालू यादव ने भी कहा कि नहीं, हम वहाँ तो केजरीवाल को जीतना चाहिए। और तेजस्वी यादव का एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान उसी सारे विवाद के बीच में आया था कि ये इंडिया गठबंधन तो लोकसभा चुनाव के लिए बना था, विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जैसी तो कोई चीज़ है ही नहीं, इस बारे में तो कभी कोई बात हुई नहीं। तो यहाँ से सबसे पहले ये सारा झगड़ा उजागर हुआ और ये बात हुई कि क्या इंडिया गठबंधन बिखर गया, समाप्त ही हो गया है। इस सब के बाद ये मीटिंग हो रही है और क्या कोई दोनों के बीच और बात होगी या लालू जी से मिलने के लिए जाएंगे राहुल गांधी। जो कार्यक्रम आज है उसमें लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी सब लोग उसके अंदर मौजूद हैं। तो इसकी एक बार मैं चर्चा आपसे करना चाह रहा था। राशिद साहब, क्या खबर है? जी देखिए, उस तरह की गर्मजोशी का अभाव नजर आ रहा है। जो भीगड़े शिष्टाचार की बात हो रही है, हाथ मिला रहे हैं, गले नहीं मिल रहे। आपने वो भी दृश्य देखे होंगे जब लालू यादव गोश्त पका रहे थे और राहुल गांधी ने चंपारण मटन और प्याज ढेर सारी और उसका बघार और तमाम चीज़ें भुना जा रहा था। वो सब चीज़ें उस तरह की आत्मीयता कह लीजिए या जो बहुत ही कुर्बत होती है, उसका अभाव साफ नजर आ रहा है। देखिए, बहुत दूर जा चुके हैं क्योंकि राजनीतिक दलों को अलायंस पॉलिटिक्स में, सौरभ, ये अपनी ताकत के ऊपर होता है, या अलायंस कमजोरी से नहीं होते। अब कांग्रेस को वहां बिहार में बहुत मुश्किल से, जैसे पिछली बार बहुत ज्यादा सीटें दे दी गई थी और कांग्रेस उन सीटों से 70 में 19 आई थी। 70 में 19 आई थी। अब की मुझे लगता है कि 40-45 सीटें भी कांग्रेस को लेने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और अगर इस तरह का राजनीतिक आकलन वो करेंगे और जिस तरह के बिहार में हम देखते हैं राजनीति में उठापटक चलती रहती है, पारसनाथ और दूसरे राजनीतिक दल क्या करेंगे, उस पर अब ये भी एक प्रश्न उठ रहा है कि क्या कांग्रेस मतलब अलायंस में शामिल होगी भी या नहीं बिहार के चुनाव। क्योंकि देखिए, जब तक कांग्रेस इस मजबूती में नहीं आता तब तक ये अलायंस के जो जितने भी इंडिया घटक दल के जो सदस्य हैं वो कांग्रेस को कांग्रेस असर्ट करेगी। अब आपको लगता है? नहीं, कांग्रेस असर्ट करने से क्या जाता है। देखिए, असर्ट तो वो कर सकता है जिसके पास ताकत हो, कांग्रेस के पास ताकत नहीं है। दिल्ली का रिजल्ट आएगा, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो अरविंद केजरीवाल फिर से वापस आ जाएंगे, उसमें भी कांग्रेस। लेकिन मुझे जरूरत पड़ी, मैंने बैसाखी ले ली, बैसाखी पे चला, मैं जिंदगी भर तो बैसाखी पे नहीं चलूंगा ना, अपनी टांग मजबूत करूंगा। तो जब तक केरल के असम में कांग्रेस अपना राजनीतिक पराक्रम जिता करके, मतलब दिखा करके राज्य का चुनाव नहीं जीत लेगी, उसकी इंडिया गठबंधन में अगर कोई रिवाइवल होगा तो उसमें उसकी कोई पूछ परख नहीं होगी। ओके, अभी आपने एक शब्द, लेकिन आपने कहा बहुत दूर जा चुके हैं, ये आप केवल आरजेडी और कांग्रेस के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं या सभी इंडिया गठबंधन के लोग अब दूर? इंडिया गठबंधन में, क्योंकि देखिए, किसी को कोई एक रत्ता बराबर उनको दिलचस्पी नहीं है कि वो राहुल गांधी को नेता बनाए या राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाए। सब अब 29 का देख रहे हैं कि 29 में अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो दिल्ली का चुनाव जीत के एक नेशनल ग्राफ हो जाएगा। ममता बनर्जी खुद ही एक तरीके से दावेदार है। पिछली बार आपको ध्यान होगा, बार बार
सहयोगी दलों ने कहा था कि ममता बनर्जी ममता को नेता बनाओ, उसके चुनाव के बाद में भी कहा गया कि ममता को कन्वर्ट बनाए। तो ये सब अपने अपने उसमें लगे और ये सब अपनी अपनी जगह अपने राज्यों में तरीके से सुरक्षित है, महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। कांग्रेस को कोई राजा या दूल्हा बनाने में किसी को कोई रुचि नहीं है। ठीक, विजय जी। अच्छा, सॉरी, समीर जी। रशीद जी जरूर बोल रहे हैं कि उनके बीच में बहुत औपचारिकता संबंध रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 10 महीने बाद बिहार के विधानसभा चुनाव होने वाले इसी साल है। तेजस्वी यादव की इतनी अब राजनीतिक ताकत नहीं है कि वो कांग्रेस को माइनस करके बिहार विधानसभा चुनाव लड़े, और जब सामने नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ना ये लगभग तय चुका है। और अब ऐसा नहीं कि कांग्रेस को छोड़कर तेजस्वी कोई बहुत बड़ी ताकत बन जाएंगे। अब तो उनको सबसे बड़ी चुनौती तो प्रशांत किशोर से मिल रही है, जन सुराज से, जो जमीन स्तर पर काम कर रहे हैं। उसके अलावा ओबीसी अलग वोट करने की स्थिति में उत्पन्न हो गए। तो मुझे लग रहा है कि तेजस्वी यादव सरकार बनाने की इस बार कोशिश कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव कितना भी नाराज हो, चुनाव के वक्त उनकी मजबूरी होगी कि कांग्रेस के पास 9 से 9.5% का वोट बैंक है। 3 अभी सांसद वहां से जीते, कांग्रेस मजबूरी नहीं है अभी, मतलब मजबूरी रहेगी हमेशा से। बिना कांग्रेस के तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने की गलती नहीं करेंगे। और लालू यादव तो कह चुके हैं कि भाई हम तो राहुल को दूल्हा बनाने की तैयार है हर समय, तो लालू यादव का भी हस्तक्षेप रहेगा। फिलहाल तेजस्वी आरजेडी की इतनी ताकत नहीं है कि कांग्रेस से कह दे कि आप अपनी दम पर लड़ो। कमजोर से ही राज्यों में कांग्रेस रेलेवेंट है अभी, निश्चित रूप से यूपी में भी, बिहार में भी। देखिए, कांग्रेस बहुत ज्यादा सीटें नहीं जीत सकती, लेकिन यह तय तो है कि कांग्रेस का एक अपना आधार है, वो तेजस्वी को कई सीटों पर हराने की ताकत रखती है। मुझे लग रहा है ऐसी स्थिति में तेजस्वी रिस्क लेने की स्थिति में नहीं जाएगी। मुस्कुराहट से बहुत डर लगता है मुझे, पता नहीं क्या कहेंगे। नहीं, कुछ लोग तो साजिश तक जाएंगे कि समीर जी का जो इतनी भूरी भूरी प्रशंसा और कांग्रेस के लिए दर्द मर्म और कांग्रेस की एक भूमिका को लेकर के इतनी चिंता है, उसको लोग दूसरे आयाम तक साजिश देखेंगे कि क्या इसमें कोई ऐसा बात तो नहीं है कि जहां कोई मतलब मैं तो जानना चाह रहा हूं सर, आपसे खारिज कर देंगे। देखिए, आप दिल्ली में कह रहे थे कि समीर जी कह रहे हैं कांग्रेस अच्छा करे तो मतलब उससे बीजेपी को फायदा हो। यहां तो ऐसा नहीं है ना, बिहार में कांग्रेस अच्छा करेगी तो आरजेडी को फायदा। उन्होंने तो देखिए ये भी बता दिया कि प्रशांत किशोर की पार्टी जो है बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, ग्राफ उसका बढ़ रहा है, काम कर रहा है सर, काम कर रहा है, चुनाव लड़ा है वो उपचुनाव। तो मतलब वो देखिए, बिहार जो है वो संभावना, राजनीतिक संभावनाओं का प्रदेश है, अतः मतलब उसमें वो है, उसकी कोई था नहीं है। अभी 10 महीने जैसे बताया, 10 महीने में बहुत उठापटक देखेंगे, तो वो वाली भी हो जाएगी क्या? नहीं, सब चीज हो सकती है। आप देखिए ना, वो जिस श्रीमान की आप बात कर रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता वो क्या करने वाले हैं। विजय जी देखिए, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को और दूसरे दलों में एक फर्क समझने की जरूरत है कि जो जितने दूसरे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनका किसी दूसरे दल से कोई झगड़ा नहीं है ना कोई कंपटीशन है। ममता बनर्जी हैं तो उनका कोई अखिलेश से नहीं है या स्टालिन से नहीं है या किसी और का नहीं है, अरविंद केजरीवाल का नहीं है। सभी दलों का झगड़ा या कंपटीशन कांग्रेस से हो सकता है, या तो वो उनको मजबूत करेगी या उनको कमजोर करेगी। इसलिए हर बार उस रिलेशनशिप को उस तरीके से देखना पड़ता है। जो तेजस्वी जी हैं उनके लिए जरूरी है ये इंपॉर्टेंट चुनाव, वैसे सबके लिए सारे इंपॉर्टेंट चुनाव होते हैं, और उनको सरकार बनाने के लिए क्या वो समझते हैं कि कांग्रेस के बिना इस चुनाव को वो ज्यादा ताकत से लड़ सकते हैं। और जैसे रशीद जी कह रहे हैं, अभी तो बहुत उलट पलट हो सकती है, पलटने की। वो जो कह रहे हैं कि किसी भी दल में की कोई दिलचस्पी या मजबूरी नहीं है, राहुल गांधी को भाव दें, शब्द मेरे, भाव उनका नहीं, वो बिल्कुल ठीक बात है, वो कह रहे हैं, लेकिन जरूरत के वक्त तो काम में आ सकते हैं ना। अब वो जरूरत 29 में आएगी। हाँ, नहीं 29 नहीं, अभी तो ये 25 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें तेजस्वी जी को देखना है कि वो कितने मदद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जब आज हम ये बात कर रहे हैं दिल्ली में कि भले ही वो दोनों साथ नहीं लड़ रहे, लेकिन 5 सीटें भी आएगी तो वो आम आदमी पार्टी की मदद कर सकती है। तो ये जरूरत हुई ना, 2 अलग अलग लड़के भी साथ हो सकते हैं। तो वहां राहुल तेजस्वी को कांग्रेस की भले ही कमजोर लगे, वो दिखाने के लिए ये कमजोर करते रहे, लेकिन उसकी ताकत करेंगे। और राहुल जी को भी पता है कि उनकी ताकत नहीं है, तो थोड़ी सी ताकत बनाने के लिए ये नाराजगी, एक तो बेइज्जती होती नहीं है सर। ये राजनीति में बेइज्जती आप जबरदस्ती करते रहे, बेइज्जती क्या होती है? टार्जन से फैंटम नहीं बनते लोग, किसी को महसूस नहीं होती। दोस्ती है। सर, अब जरा आज की दूसरी इंपॉर्टेंट खबर की बात कर लें हम। सैफ अली खान के घर में घुसकर एक संदिग्ध ने उनके ऊपर हमला किया, चाकू से उनके ऊपर चोट पहुंचाई उनको, और डॉक्टर्स ने कल जो बातें बताई उससे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बच गए सैफ अली खान, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। ये जानलेवा हमला था बिल्कुल, और जिंदगी भर के लिए वो अपंग हो सकते थे, ऐसा डॉक्टर्स ने कहा। अगर वो चाकू 2 mm भी रीढ़ की हड्डी की तरफ और चला गया होता। इस सब के बीच में पुलिस खोज रही है उस संदिग्ध को। उसकी सीसीटीवी की तस्वीरें पहले दिखाई दी थी जब वो उतर रहा था उस बिल्डिंग से, सीढ़ियों से। फिर शाम को तस्वीर आ गई जब वो चढ़ रहा था, तब की भी तस्वीर आ गई। फिर उसकी बांद्रा स्टेशन के पास तक तस्वीर आ गई निकलते हुए। उसके कपड़े बदले हुए थे, मतलब उसने हमला करने के बाद कहीं जाकर अपने कपड़े बदले। अब इसके बाद वो कहाँ गया ये अभी तक साफ नहीं है। कुछ सोर्सेज से ऐसी खबर भी आई कि उसने ईयर प्लग्स भी खरीदे फोन के कान में लगाने वाले, उस दुकानदार से भी पूछताछ वगैरह सब जो है वो हो रही। लेकिन ये अपने मतलब समझ में ना आने वाली बात है कि इतना सब कुछ आने के बाद सामने
ये वो तस्वीर है जब वो दुकान में गया था। पुलिस इस वक्त खाली हाथ है। हाई प्रोफाइल मामला दादर का स्टेशन है ये, जहाँ मतलब बांद्रा से वो दादर गए तो 8 किलोमीटर का अब फर्क है। जीशान सिद्दीकी की बात मैं आपको सुना रहा हूं। ये एनसीपी अजीत पवार पार्टी से इस बार चुनाव भी लड़े थे, हार गए। ये उनकी बांद्रा ईस्ट इनकी पारंपरिक सीट सही है। इनके पिता थे बाबा सिद्दीकी, जिनकी अभी हाल में हत्या की गई गैंगस्टर्स के द्वारा। ये भी इसी बांद्रा के रहने वाले हैं, जहां पर सैफ रहते हैं, शाहरुख खान रहते हैं, सलमान खान रहते हैं। हाई प्रोफाइल एरिया है। इनकी बात सुनिए। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जरूर है और उसे मुंबई में खास तौर पर बांद्रा में देखना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, पर उसे कोई भी कम्युनल एंगल देखना सही नहीं है, क्योंकि जब किसी की जान जाती है, मुझे पता है मेरे परिवार में हुआ है, और या तो किसी पे हमला होता है तो कोई ये नहीं देखता है कि वो हिंदू है या मुसलमान है। जैसे हम पैदा हुए बांद्रा में, मुंबई में, और हमने देखा है पहले जैसा था वैसा अभी नहीं है, और बहुत सारे लोग अब जाके इसके ऊपर आवाज उठा भी रहे हैं। और मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में कुछ जरूर करना चाहिए, और मुझे यकीन है कि जो हमारी सरकार है और आदरणीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री साहब है, इस पे कठोर से कठोर कदम उठाएंगे। तो अब रोज इसमें नए नए सवाल उठ रहे हैं, और जितनी देर लग रही है पुलिस को इस संदिग्ध को पकड़ने में, और ज्यादा कोई जानकारी शेयर भी नहीं की जा रही, तो इसमें ऐसा ही होता है, कयासबाजियां बहुत होने लगती हैं। आपका अभी तक जिस मामले पर क्या टेक है सर, जितना आपने जी, मुझे लगता है बड़ा गंभीर मामला है, और इसका एक तरीके का वो मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हमने पहले कई फिल्म की दुनिया से जुड़े हुए जो अपराध की बातें होती हैं, या एक आत्महत्या का मामला था, उसको बहुत ज़्यादा बात का बतंगड़ बनाया गया। मुझे लगता है यहाँ संवेदनशीलता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और राज्य सरकार इससे बिल्कुल नहीं बच सकती। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाती है। मुंबई पुलिस जो है वो बड़ी प्रोफेशनल समझी जाती थी, और अब तक इतने घंटे बीत गए लेकिन कोई सुराग नहीं पता कर पाए। इस पर जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है सौरभ, हम बड़ी तेजी से उसका रुख करते हैं और हम उसमें तरह तरह के एंगल ढूंढने लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है उससे बचना चाहिए जब तक हमें कोई ठोस बात ना पता चले। आप लेकिन ये आप कह रहे हैं कि चिंताजनक है कि अब तो 3 दिन हो गए, लगभग 2.5 दिन बहुत हो गए, बिल्कुल पुलिस को बिल्कुल। कुछ और नहीं मिला। ये भी कि एक प्रतिष्ठा मतलब व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति के साथ में, और ये पूरी मतलब फिल्म इंडस्ट्री केवल एक मतलब व्यवसाय नहीं है, वो एक भारत का एक पूरा एक सॉफ्ट पावर को डिस्प्ले करता है। पूरी दुनिया की इस समय तरीके से निगाह होती है, जो भी भारतीय मूल के लोग हैं पूरी दुनिया में, उनको भी इस बारे में बड़ा एक तरीके का सर, अब ये लगने लगा पुलिस को कम से कम देखें, अब वो पब्लिक फिगर है सैफ अली खान, सारा मामला सबके सामने आ चुका है। अब वो यहां तक हो गया कि उनको ऑटो में बिठा करके ले जाना पड़ा, ऑटो वाला भी सामने आ गया, दुकानदार भी सामने आ गया जहां से उसने कुछ आरोपी ने सामान खरीदा। पुलिस को शेयर करते रहना चाहिए ऐसे मामलों में, ये मुझे ऐसा लगता है, नहीं तो ये जन्म देता है फिर उन्हीं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को। अब जैसे मसलन एक सवाल का जवाब बार बार नहीं मिल रहा है, जो ऑब्वियसली परिवार ने दिया होगा पुलिस को, कि आरोपी घर में घुसा कैसे, ये बेसिक चीज है, अब पुलिस को ये मालूम होगा ही। इसका ये बात भी नहीं बताई जा रही कि क्या हुआ साहब उसमें। अब आरोपी को पकड़ना तो आगे की बात है। दोनों ही सवाल हैं कि आरोपी घुसा कैसे, और उससे भी ज्यादा वो निकला कैसे। निकल भी गया उसके बाद तो सैफ भी वहां पर आ गए थे, चाकू मार के, किसी को पता नहीं चला, और बताया गया कि उसने दरवाजा बंद कर दिया था सैफ ने उस कमरे का, जिसमें रोका गया उसको, मतलब रोकने के लिए, और फिर वो निकल गया। लेकिन दो बातें, पुलिस पर सवाल खड़ा करना तो लाजमी है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई है और लॉ एंड ऑर्डर का मसला है ही। अब जिशान साहब की परेशानी ये है कि तकलीफ में भी है, लेकिन सरकार उनकी है, तो वो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बोल सकते। लेकिन मसला लॉ एंड ऑर्डर का है, और बॉम्बे की पुलिस को हम लोग स्कॉटलैंड की पुलिस से बार बार स्कॉटलैंड यार्ड की तरह से बात करते हैं, और 56-58 घंटे हो गए उस पर कुछ पता नहीं चला। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि पुलिस जानकारी हमारे साथ तभी शेयर कर सकती है जब उसे कोई कॉन्क्रीट जानकारी मिले। वो बार बार हर आधा घंटे में आपको ब्रीफ करे और फिर कुछ गलत निकल जाए, जैसे कल हुआ कि वो संदिग्ध पकड़ा गया, किसी के साथ पूछताछ हो रही है, पुलिस ने नहीं कहा, हमने प्रधानमंत्री से मिलकर भी गए थे, अभी प्रधानमंत्री से मिले थे। कल रात को मुंबई पुलिस कमिश्नर का एक मराठी चैनल को मतलब उन्होंने बताया है कि पुलिस पूरी जांच कर रही है, सारी कड़ियों को जोड़ रही है, और जल्दी ही हम पूरी वास्तविकता मीडिया के सामने उजागर करेंगे कि पूरा मामला क्या था। अभी हम कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। पुलिस की सारी टीमें लगी हुई है, हमारी पहली प्राथमिकता उस अपराधी को पकड़ने की है, उसके बाद हम पूरे मामले की कड़ी की जांच कर देंगे। उन्होंने कहा कि 48 घंटे के अंदर इस मामले में हम काफी पुख्ता जानकारी के साथ मीडिया के सामने हर बीतता घंटा पुलिस के काम पर सवाल है।